वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारा ये 11वां चैप्टर शुरू है। ये चैप्टर जिसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर का हमारा ये तीसरा लेक्चर है, और इस लेक्चर के अंदर हमको जो चीज़ समझना है वो है 11.7 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस टॉपिक में क्या बताया गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज का हमारा टॉपिक 11.7 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसे उर्दू में कहते हैं इंसानी फलाह बहबूद में खुर्दबीनी जानदार। इंसानी फलाह बहबूद मतलब इंसान के फ़ायदे के लिए खुर्दबीनी जानदार का क्या इस्तेमाल होता है, हमें इस टॉपिक में इसे समझना है। तो खुर्दबीनी जानदार जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोब्स, और खुर्दबीनी जानदार क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, तो हमें इस तारीफ़ के ज़रिए समझ में आएगा कि वो हयाती जानदार जो इंसान की बरहना आँखों से दिखाई नहीं देते खुर्दबीनी जानदार कहलाते हैं। खुर्दबीनी जानदार वो होते हैं जो इंसान की बरहना आँखों से, बरहना आँखों मतलब खुली आँखों से जो हम चीज़ें देख सकते हैं उन्हें हम उसी तरीके से देख नहीं पाते। बरहना मतलब खुली आँखें, और खुली आँखों से जो हम बड़ी चीज़ें देख सकते हैं वही तरीके से हम उन छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदार को देख नहीं पाते। तो ऐसे जानदारों को खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। माइक्रोब्स यानी खुर्दबीनी जानदारों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम हमारी खुली आंखों से उन्हें देख नहीं पाएंगे तो उसका मुताला फिर किस तरह से होगा, तो उसका मुताला करने के लिए माइक्रोस्कोप यानी खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोब्स यानी खुर्दबीनी जानदार जो है ये आम तौर पर दो किस्म के होते हैं, जिसमें से पहली किस्म है फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार, दूसरी किस्म है नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार। अब ये फ़ायदेमंद कौन से होते हैं और इनसे क्या फ़ायदा होता है, या फिर नुकसानदेह कौन से होते हैं और इनसे क्या क्या नुकसानात होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो देखते हैं फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार। फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार जो है इनके इस्तेमालात, सबसे पहले घरेलू और रिवायती इस्तेमाल। जो फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार है इनके कुछ पुराने या रिवायती इस्तेमालात हैं जो आम तौर पर घरेलू इस्तेमालात कहलाते हैं। जैसे इडली, डोसा, जलेबी बनाने में तख़मीरी अमल में इनका इस्तेमाल होता है। आम तौर पर एक रिवायती तरीका है कि जो तख़मीर के अमल के ज़रिए यानी फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए जो हमारे घर के कई पकवान ऐसे होते हैं जैसे इडली, डोसा, जलेबी, ये तमाम अशिया को बनाते वक्त इसमें खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है, और इनमें तख़मीर का अमल यानी फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए हम इन तमाम चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। दूसरे होते हैं सनतों में। सनतों में भी खुर्दबीनी जानदारों से नई नई अशिया तैयार कर सकते हैं जिनको बड़े पैमाने पर, सनती पैमाने पर तैयार किया जाता है। कुछ अशिया ज़रात वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। ज़रात में खेतीबाड़ी वगैरह एग्रीकल्चर के अंदर खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए हमारे फ़ायदे वाली अशिया तैयार की जाती है। इसके अलावा तिब्बी और बायो कंट्रोल में भी, तिब्बी मतलब मेडिकल वगैरह या मेडिसिन में भी खुर्दबीनी जानदारों का आम तौर पर इस्तेमाल होता है। और बायो कंट्रोल कहा जाता है कि ऐसे अद्वियात तैयार करना जिसके ज़रिए नुकसानदेह हशरात को ख़त्म किया जा सके, उनसे पौधों को, फसलों को बचाया जा सके, तो उन केमिकल्स को या उन अद्वियात को बायो कंट्रोल कहा जाता है। और ज़रात वगैरह के अंदर भी, ज़रात में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार। नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार जो है ये इंसानों और दीगर हैवानात में बीमारियों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। आम तौर पर बहुत से खुर्दबीनी जानदार या माइक्रोब इस तरह के होते हैं कि जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती है। तो चलिए हमने ये दो चीज़ें समझ ली कि कुछ खुर्दबीनी जानदार फ़ायदेमंद होते हैं जो रिवायती तरीके से भी इस्तेमाल हो रहे हैं या नए तरीक़ों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसके अलावा जो नुकसानदेह होते हैं वो इंसानों में
या फिर दीगर हैवानात में ये बीमारियां पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, बीमारियां बढ़ाते हैं या उनको फैलाते हैं। इसके बाद समझते हैं हम माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा की तैयारी में, हमारी जो ग़िज़ाई अशिया होती है उसे तैयार करने में खुर्दबीनी जानदार किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, हमें इस बात को समझना है। तो पहला पॉइंट है कि बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की 2 मरहलों में हुई। बायोटेक्नोलॉजी तो जो तरीका है, बायो मतलब हमारे हयातियात और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, जो हयातियाती पुरानी या रिवायती तरीके हैं उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का, नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करना, उसे साइंटिफिक तरीक़ों से बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये अमल होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो तरक्की हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो 2 मरहलों में हुआ है, जिसमें से पहला जो मरहला है उसे कहते हैं रिवायती तरीका। रिवायती तरीका ये पुराना तरीका होता है, ख़ास तौर से 1970 के पहले का तरीका रिवायती तरीका माना जाता है। जबकि दूसरा तरीका जो है ये मॉडर्न तरीका कहलाता है। मॉडर्न तरीका जो है ये 1971 के बाद का तरीका जो है इसे मॉडर्न तरीका माना जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब हमारी ज़रूरत की अशिया, जो ग़िज़ाई अशिया होती है उसमें नए नए तरीक़ों से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना, इस बायोटेक्नोलॉजी के मरहले में किया गया या बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में किया गया। अब ये जो तरीका है 1970 के पहले इसे रिवायती तरीका माना गया, पुराने तरीके से किया जाता था, लेकिन बाद में 1971 के बाद इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया है और इन सब का मकसद एक ही था कि इंसानी फलाह बहबूद में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करना। रिवायती तरीके में तख़मीरी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे देखिए, अब इसमें इस लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि रिवायती तरीके में तख़मीरी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब 1970 के पहले जो तरीका था खुर्दबीनी जानदारों से ग़िज़ाई अशिया तैयार करने का, इसके अंदर जो है तख़मीरी अमल, फर्मेंटेशन का अमल किया जाता था बैक्टीरिया के ज़रिए। तो उसकी कुछ मिसालें पहले हम समझते थे, पहले समझ लेते हैं। जैसे डोसा, ढोकला और इडली, ये जो है हमारे एक किस्म के पकवान है जो हिंदुस्तानी पकवान है, जिसमें एक किस्म है डोसा, दूसरा है ढोकला और एक है इडली। इन चीज़ों को बनाने के लिए कई पकवान ऐसे हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए रिवायती तरीका इस्तेमाल होता था। जैसे कई पकवान ऐसे हैं जिनमें रिवायती तौर पर खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है, जैसे डोसा, ढोकला और इडली, ये तीनों भी इसकी मिसालें हैं। इसमें रिवायती तरीके से, पुराने तरीके से खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल आज भी होता चला आ रहा है। चावल और बेसन में बैक्टीरिया की अनवा ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस के ज़रिए तख़मीर का अमल अंजाम पाता है। मतलब इन पकवान के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे चावल का इस्तेमाल होता है, कुछ में बेसन का इस्तेमाल होता है, तो इसमें तख़मीर का अमल करने के लिए या फर्मेंटेशन करने के लिए जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होती है वो बैक्टीरिया की अनवा है ल्यूकोनोस्टॉक, दूसरी है स्ट्रेप्टोकोकस। इनको मिलाकर या ये नेचुरली मिलकर इसमें फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन के बाद इस तरह से इडली नरम मुलायम तैयार होती है। यानी इडली नरम मुलायम इसलिए होती है कि इडली के ग्लूटीन में खुर्दबीनी जानदार गैर हवाबाश तनफ़ुस के अमल को अंजाम देते। ये इसकी एक अहम वजह है। इस तरह का सवाल पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि इडली नरम मुलायम क्यों होती है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, एक शक्ल है जिसमें आपको इडली नज़र आ रही है। तो ये इडली जो है जिस तरह आपको पफ़ी नज़र आ रही है, उसे कहा जाता है कि ये नरम मुलायम क्यों होती है। तो स्टूडेंट, उसकी वजह यह है कि इडली के ग्लूटीन में खुर्दबीनी जानदार गैर हवाबाश तनफ़ुस का अमल अंजाम देते हैं। अब गैर हवाबाश अमल तनफ़ुस जो है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है या हवा की गैर मौजूदगी में कहेंगे इससे।
ख़ास तौर से ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। अब इस गैर हवाबाश अमल तनफ़ुस की वजह से, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले खारिज होते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स है ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं इसके बनते वक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो ग्लूटीन में जमा होकर कार्बन डाइऑक्साइड नरम और मुलायम बनाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसके अंदर ग्लूटीन में जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद में इसकी मौजूदगी की वजह से ये नरम मुलायम हमें नज़र आती है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आ गई कि रिवायती तरीका क्या है और मॉडर्न तरीका क्या है। अब रिवायती तरीका की कुछ मिसालें हमने समझे, जिसमें इडली डोसा वगैरह ये बनाने का तरीका और उसमें किस तरह से फर्मेंटेशन और कौन कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, हमने ये भी चीज़ें समझ ली। चलिए आगे समझते हैं। माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड, खुर्दुबिनी जानदार गिज़ा के तौर पर। इसका मतलब यह है कि खुर्दुबिनी जानदार सीधे गिज़ा के तौर पर, मतलब अभी तक जो हमने समझे हैं कि खुर्दुबिनी जानदार जो है ये ग़िज़ाई अशिया तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं, मतलब कुछ मिकदार में खुर्दुबिनी जानदार हमारी ग़िज़ाई अशिया में पहुंचकर या उसमें मौजूद रहकर फर्मेंटेशन का अमल करके उसे बनाने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम ये साइड हेडिंग देख रहे हैं इसके अंदर सीधा ये बताया गया है कि खुर्दुबिनी जानदार सीधे डायरेक्ट ग़िज़ा के तौर पर कौन कौन से और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, हमें इस टॉपिक में समझना है। देखते हैं कि कुछ खुर्दुबिनी जानदार और उनके फ्रूटिंग बॉडीज़ सीधे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन और विटामिन कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, कुछ खुर्दुबिनी जानदार ऐसे होते हैं कि हम जिसे सीधे डायरेक्ट ग़िज़ा के तौर पर या हमारे खाने में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह यह है कि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कसीर मिकदार में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए हम उसे सीधे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से हम उन खुर्दुबिनी जानदार की फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती है, फ्रूटिंग बॉडीज़ या उनके कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हम हमारी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं उसके आगे क्या बताया गया। इसकी मिसाल है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे वाहिद खलवी प्रोटीन भी कहते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी तारीफ इस तरह से है कि यकखलवी जानदार, जो यकखलवी जानदार होते हैं, मसलन काई, फफूंद, बैक्टीरिया के मुर्दा अजसाम या सूखे हुए खलियात यकखलवी प्रोटीन कहलाते हैं। यहाँ पर आप याद रखिए इस तारीफ के अंदर कि यकखलवी जानदार जो होते हैं उन मिसाल के तौर पर काई, फफूंद और बैक्टीरिया के मुर्दा अजसाम या फिर सूखे हुए खलियात, मतलब इन तमाम जानदारों के सूखे हुए खलियात या इनके जो मुर्दा अजसाम हैं, इनको हम यकखलवी प्रोटीन या वाहिद खलवी प्रोटीन कह सकते हैं। अब ये जो तमाम जानदार का इस्तेमाल क्यों हुआ वाहिद खलवी प्रोटीन के तौर पर, तो इसकी वजह है कि इनमें 45 से 55% प्रोटीन होता है। इसकी मेन वजह क्या है कि इनमें 45 से 55% प्रोटीन होता है, और इन जानदारों से हासिल शुदा पाउडर को रिवायती ग़िज़ा का बदल माना जाता है। मतलब इन सूखे हुए जानदारों से या काई, बैक्टीरिया वगैरह से जो सूखे पाउडर की शक्ल में अगर हम इसे हासिल करते हैं, तो ये हमारी जो पुरानी ग़िज़ा चली आ रही है पुराने दौर से, उसका हम बदल मान सकते हैं, क्योंकि ये कम मिकदार में हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन दे सकता है और ग़िज़ा के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर प्रोटीन की कमी से होने वाले अमराज पर काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसकी वजह यह है कि इसे इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे प्रोटीन की कमी की वजह से जो बीमारियां या जो अमराज होते हैं उस पर हम काबू पा सकते हैं। काई, क्लोरेला, बेसिलस सबस्टाइलिस और फफूंद, कैंडिडा, सैक्रोमाइसिस सर्विसिस का इस्तेमाल यकखलवी प्रोटीन के तौर पर आम तौर पर होता है।
तो आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। और सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये वो तमाम सूखे हुए या मुर्दा अजसाम जानदार होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट रिवायती ग़िज़ा के बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी मिसाल है मशरूम बतौर ग़िज़ा। मशरूम जो है ये बतौर ग़िज़ा सीधे ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मशरूम है क्या? तो मशरूम एक किस्म का आला फफूंद होती है जो हायर फफूंद या हायर फंजाई होती है, उसकी एक किस्म होती है मशरूम। मशरूम आप इस डायग्राम में देख सकते। इसकी कुछ अनवा ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है। मशरूम जो है इसमें कुछ किस्में ऐसी होती है जो जहरीली होती है, लेकिन कुछ किस्मों को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर जो बटन मशरूम होती है या एग्रिकस टाइप की जो मशरूम होती है हम उसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फलदार हिस्सा ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें ग़िज़ाई खूबियाँ होती है। और इससे फ़ायदा क्या है कि इसका जो बटन की तरह जो फलदार हिस्सा होता है मशरूम का, वो सीधे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ग़िज़ाई खूबियाँ होती है। देखते हैं कौन कौन सी ग़िज़ाई खूबियाँ मौजूद है इसमें। नंबर 1 पहली तो यह है कि ये शुगर और फैट फ्री होती है। मशरूम जो होते हैं ये शुगर और फैट फ्री होते हैं। ख़ास तौर से जो ईडेबल है, जो खाने के लायक मशरूम है, ये उसकी खुसूसियात बताई जा रही है यहाँ पर। जो जहरीली होती है वो जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जो ईडेबल है उसमें ख़ासियत ये होती है कि वो शुगर और फैट फ्री होती है। इसमें शुगर और फैट यानी चर्बी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। दूसरी खासियत है प्रोटीन, विटामिन, मादनियात, अमाइनो एसिड कसीर मिकदार में मौजूद होते हैं। इस मशरूम के अंदर प्रोटीन और विटामिन, मादनियात और अमाइनो एसिड ये जो है ये कसीर मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में इनमें पाए जाते हैं, जो हमारी ग़िज़ा के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से मशरूम के अंदर कैलोरी भी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।